बच्चों, बीते दिनों हमने अपराध की अवधारणा को जाना। आपके सेकंड ईयर का जो सेकंड पेपर है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। और तत्पश्चात हमने बाल अपराध को जाना। हमने ये जाना कि बाल अपराध क्या होता है, हमने ये भी जाना कि बाल अपराध के कौन से कारण हैं, और उसके साथ साथ हमने कुछ सिद्धांतों को भी जानने का प्रयास किया था। आज हम जानेंगे सर्वप्रथम कि बाल अपराध और साधारण अपराध में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं बाल अपराध और साधारण अपराध में क्या अंतर है। तो पहला है आयु का अंतर। जैसे ये प्रश्न आपके पूछे जाने की, आपके जो विश्वविद्यालय परीक्षा है उनमें पूछे जाने की अति संभावना रहती है कि बाल अपराध और साधारण अपराध में क्या अंतर है। तो पहला अंतर आयु का है। बाल अपराध हमेशा अल्पवयस्क या किशोर द्वारा किया जाता है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जिस प्रकार से अपराध एक सार्वभौमिक अवधारणा है, उसी प्रकार से बाल अपराध भी एक सार्वभौमिक अवधारणा है। और परंतु अंतर यह है कि बाल अपराध हमेशा जो अल्पवयस्क है, बालक या किशोर द्वारा किया जाता है। और किस आयु तक के अपराधी को बाल अपराधी माना जाएगा, इसका निर्धारण राज्य करता है, एक देश करता है। ठीक है। अब भारत देश में जो बाल अपराधी की जो आयु निर्धारित है, ऐसा नहीं है कि वो राजस्थान में अलग हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में अलग हो जाएगी और बिहार में अलग हो जाएगी, वो पूरे भारत में एक जैसी होगी। और परंतु अमेरिका में वो अलग हो सकती है, मिस्र में वो अलग हो सकती है, सब जगह वो अलग अलग होगी। लेकिन वहीं साधारण अपराध की जब हम बात करते हैं तो साधारण अपराध किसी भी आयु के व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। सामान्यतः साधारण अपराध जो करता है अपराधी है, वो कानून तोड़ने वाला प्रौढ़ व्यक्ति होता है। इसका तात्पर्य हुआ कि 18 साल से अधिक आयु का व्यक्ति होगा, वो युवा कहलाएगा। और तत्पश्चात वो जब वो 50 के ऊपर के आसपास हो जाता है तो वो प्रौढ़ कहलाता है। अब इसका दूसरा अंतर का जो आधार है वो उद्देश्य है। तो बाल अपराध का उद्देश्य किंचित साधारण अपराध से अलग थोड़ा बहुत होता ही है, क्योंकि ये जो बाल अपराधी होते हैं ये उद्वेगों से, भावनाओं से वशीभूत होकर अपराध करते हैं। इनका कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता। अमूमन ऐसे देखने में आता है कि इनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, वे लाभ हानि के बारे में नहीं सोचते। जबकि साधारण अपराधी व्यक्ति के अपराध के पीछे एक सुनिश्चित उद्देश्य एवं कार्य योजना उसकी रहती है, उसका एक निश्चित मंतव्य होता है, निश्चित उद्देश्य होता है। ये अपराध लाभ हानि का हिसाब लगाकर होते हैं। अब तीसरा है जो इसका अंतर का आधार है वो क्या है, इसका अभिप्राय। तो बाल अपराध के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्राय बालकों द्वारा अनजाने में किए गए सामान्य अपराध को बाल अपराध कहा जाता है। जैसे किसी की जेब काटना, अश्लील हरकत करना और झूठ इतना बोलना कि किसी का अहित हो जाए। और वहीं वयस्क द्वारा, जो एडल्ट हैं, उनके द्वारा जो अपराध किया जाता है वो जानबूझ के किया जाता है और वयस्क अपराधियों को पकड़ना सरल कार्य नहीं है। अब इसका हम चौथा जो आधार बिंदु है बाल अपराध और साधारण अपराध के बीच में, वो है कार्य पद्धति। बाल अपराध के लिए किसी गिरोह या संगठन की आवश्यकता नहीं होती, परंतु अधिकतर ये देखने में आता है कि जो वयस्क अपराध होता है उसमें संगठित अपराध होता है, गिरोह के सदस्यों का काम और हिस्सा पूर्व निर्धारित होता है। तत्पश्चात हम बात करते हैं प्रभाव क्षेत्र की। तो बाल अपराधियों का जो प्रभाव क्षेत्र है वो सीमित होता है तथा वे सामान्यतः पारिवारिक विघटन के प्रतीक होते हैं, जबकि वयस्क जो अपराधी हैं उनका प्रभाव क्षेत्र व्यापक होता है। इन्हें सामाजिक विघटन का प्रतीक माना जाता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, पारिवारिक विघटन और सामाजिक विघटन। अधिकतर ये देखने पे आता है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि बाल अपराधी टूटे हुए परिवारों से होते हैं, जहाँ उन्हें स्नेह नहीं मिला होता, उनके भीतर उद्वेग, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारी भावनाएं उनसे वशीभूत होकर वो अपराध करते हैं। परंतु जहाँ व्यक्ति समाज से स्वयं को कटा हुआ महसूस करता है, ऐसी भावना अधिकतर प्रौढ़ों में पाई जाती है। अब उसके बाद छठवां जो आधार है वो दंड विधान है। बाल अपराधियों को दंडित नहीं किया जाता है, परंतु जो दंडित करने का जो तरीका है वो अलग होता है, क्योंकि इनको विशेषकर सुधारने पर ध्यान दिया जाता है। इनके लिए सुधार गृह या बाल गृह जो होते हैं, या ऐसे किशोर जेल होते हैं जहाँ पर उनको भेजा जाता है जिससे वो वयस्क अपराधियों के संपर्क या संसर्ग में ना आए। और उसके पीछे कारण है,
कि जैसे कि हमने पढ़ा कि संगति का, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि संगति का बहुत गहरा प्रभाव होता है, और अगर बाल अपराधी एक वयस्क अपराधी के संपर्क में आएगा तो उसके सुधरने की संभावना शून्य हो जाती है, और ये संभावना रहती है कि वह आगे चल के एक बड़ा अपराधी बन जाए। इसलिए जो दंड विधान है वहाँ पर जो बाल अपराधी हैं उनको सुधार गृह, बोस्टन स्कूल, इस तरह की बोस्टन स्कूल या दूसरी संस्थाओं में भेजा जाता है जहाँ उनको सुधार करने की संभावना बहुत अधिक होती है। और वयस्क अपराधियों के लिए न्याय संहिता की धाराओं में जो दंड विधान निर्धारित किया है उसके हिसाब से उन्हें सज़ा मिलती है। अब उसके बाद आते हैं हम सामाजिक प्रभाव एवं भविष्य। इसके आधार पर अगर हम बाल अपराधी और साधारण अपराधी में अंतर देखें तो बाल अपराधी समाज में प्रतिष्ठा नहीं खोते, ना तो उनके नागरिक अधिकार समाप्त होते, ना उनका अपराध उनके भविष्य को अंधकारपूर्ण बनाता है, क्योंकि वहाँ प्रावधान ये है कि अगर वो सुधर जाते हैं तो उन्हें समाज की मुख्य धारा में से जुड़ने में सहजता होती है। वहीं साधारण अपराधी हमेशा के लिए अपनी प्रतिष्ठा खो देता है, उनका नागरिक अधिकार भी समाप्त हो जाता है। आठवां बिंदु जिसके आधार पर देखा जा सकता है वो विघटन। बाल अपराधियों को पारिवारिक विघटन का प्रतीक माना जाता है, जबकि साधारण वयस्क अपराधियों को सामाजिक विघटन का प्रतीक माना जाता है। अब बाल अपराध के कौन से उपचार हैं? अभी तक हमने बाल अपराध के कारणों को जाना, बाल अपराधियों की मानसिकता को जाना, मनोवैज्ञानिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, मनोविश्लेषणात्मक कारण, ये सारे कारणों को अब हमने जाना था। अब हम जानेंगे बाल अपराध के को दूर करने के जो उपचार हैं। तो बाल अपराध निरोध का एक उपाय क्या है? सर्टिफाइड स्कूल। सर्टिफाइड स्कूल क्या है? सर्टिफाइड स्कूल बाल अधिनियम, चिल्ड्रन एक्ट के अंतर्गत भारत के लगभग सभी राज्यों में स्थापित किए जा चुके हैं। याद रखिएगा, सर्टिफाइड स्कूल। बाल अधिनियम बाल अपराध निरोध में पर्याप्त रूप से लाभदायक सिद्ध हुआ है। समाज में रहने वाले बालकों की प्रवृत्ति अपराधों की ओर न जाए, इस उद्देश्य से बाल अधिनियम लागू किया गया था। और सर्टिफाइड स्कूल में छोटे छोटे अपराध करने वाले, जैसे जेब कतरली या किसी को धोखाधड़ी देकर उसको लूट लिया, उसकी आंखों में मिर्च डाल दी, उसका सामान उठा कर ले गए, या रेलवे स्टेशन में व्यक्ति सो रहा है, और कई बार क्या होता है ट्रेन का इंतजार कर रहा है, व्यक्ति आराम कर रहा है, चुपचाप उसका बैग उठा लिया, या ट्रेन के भीतर व्यक्ति की नज़र चुकी उसका बैग उठा लिया। इस तरह के जो अपराध है उनकी सज़ा क्या होती है कि सर्टिफाइड स्कूल में छोटे छोटे अपराध करने वाले बालकों को रखा जाता है, और 14 वर्ष तक के बालक जूनियर सर्टिफाइड स्कूलों में तथा 14 से 16 वर्ष तक के जो बालक हैं वो दूसरे जो सीनियर सर्टिफाइड स्कूल हैं उनमें रखे जाते हैं। इन स्कूलों में 5वीं से 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान की जाती है। कुछ बालकों में बालक और बालिकाओं के स्कूल राज्यों में ना, कुछ राज्यों में बालक एवं बालिकाओं के अलग अलग स्कूल हैं, किंतु कुछ राज्यों में ये स्कूल सम्मिलित प्रकार के हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि बच्चा अगर भटक गया है, येन केन प्रकारेण किसी भी कारण से भटक गया, भटक का मतलब खोना नहीं है कि किसी मार्ग पे जाके खो गया, भटक गया मतलब जो समाज की मुख्य धारा है उससे वो अगर अलग हो गया है और वो अपराध के रास्ते की ओर अग्रसर हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में समाज और जो कानून निर्माता हैं, विधि निर्माता हैं, उनका अंतोदगत व प्रयास ये रहता है कि वो जो भटकाव है वो भटकाव उनका दूर हो सके, और उसके लिए उनको सुधार गृह भेजा जाता है, सर्टिफाइड स्कूल भेजा जाता है। लेकिन साथ के साथ ये भी प्रयास किए जाते हैं कि उनकी शिक्षा बाधित ना हो, क्योंकि शिक्षा बाधित होगी तो उनके जीवन में उत्तरोत्तर विकास की गति स्वयं ही बाधित हो जाएगी। इसलिए इन सर्टिफाइड स्कूलों में 5वीं से 8वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन कई राज्यों में ये स्कूल बालक और बालिकाओं के अलग अलग होते हैं, किंतु कुछ राज्यों में ये सम्मिलित होते हैं। सर्टिफाइड स्कूल महाराष्ट्र, बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडु में पर्याप्त संख्या में खुल चुके हैं। कुछ राज्यों में स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस प्रकार के स्कूल चलाती हैं। महाराष्ट्र में उपयुक्त व्यक्ति संस्थाएं कोलकाता में आवारा बच्चों का शरणालय तथा कोलकाता विजिलेंस समिति शरणालय, आंध्र प्रदेश में कुट्टी नलोडी बाल शरणालय तथा गिंदी बाल शरणालय, मैसूर में वेलारी का सर्टिफाइड स्कूल, ये सारे के सारे इसके बाल सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, ये आपको स्कूल याद करने होंगे कि किस जगह किस प्रकार की भूमिका स्कूल या स्वयंसेवी संस्थाएं निभा रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिफॉर्मेटरी स्कूल अधिनियम। ये क्या है?
रिफॉर्मेटिव स्कूल अधिनियम 1897 के अंतर्गत पारित हुआ। 1897 में अधिनियम बना रिफॉर्मेटिव स्कूल अधिनियम, और भारत में 4 सुधार गृह है ना, ये जिस तरह से सर्टिफाइड स्कूल से वैसे सुधार गृह हैं रिफॉर्मेटिव्स ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल ये स्थापित किए। इनका संक्षिप्त परिचय अगर हम जानने की प्रयास करें तो पहला है लखनऊ रिफॉर्मेटरी स्कूल। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के इस स्कूल में 9 से 15 वर्ष की आयु के अपराधी बालकों को 4 से 7 वर्ष तक स्कूली शिक्षा प्रदान की जाती है, और बालकों को सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी शिक्षा भी दी जाती है। ये प्रौद्योगिकी शिक्षा क्यों दी जाती है? देखिए, मूलतः हाँ ये देखने में आता है कि निर्धन परिवार से जो बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं वही ये एक 100% प्रूवन फैक्ट नहीं है बच्चों। हमने पढ़ा, पिछले हमने कक्षा में पढ़ा था कि आजकल ये भी देखने में आया कि मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय परिवार के बच्चे भी चोरी में या जेब कतरने जैसे अपराधों में संलग्न हो जाते हैं, यहाँ तक कि किडनैपिंग जैसे अपराधों में संलग्न हो जाते हैं। किडनैपिंग का उद्देश्य क्या होता है कि जिस व्यक्ति का किडनैप किया गया उसके परिवार से धन अर्जन करना, उनसे धन मांगना, है ना, धन की उगाही करना जिससे कहते हैं। तो लेकिन अधिकतर फिर भी देखने में आता है कि जो निर्धन परिवार से, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चे हैं, जिनके लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसे बच्चे, ऐसे किशोर अपराध की ओर बहुत सहजता से संलग्न हो जाते हैं, बढ़ते हैं। तो इसीलिए उनको प्रौद्योगिकी शिक्षा भी दी जाती है, जिससे यहाँ तक कि बैंड बजाने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, और कई बार ऐसे अवसर पर उनका प्रदर्शन भी किया जाता है। बच्चों का प्रदर्शन नहीं, उनके बैंड बजाने की कला का, है ना। तो इससे क्या होता है, जिससे बच्चों को अपना धन अर्जन करने का एक माध्यम सीखने को मिले, जिससे स्कूल से बाहर आने के बाद वो इस तरह के अपराध में संलग्न ना हो। फिर लखनऊ रिफॉर्मेटरी स्कूल के बाद हिसार रिफॉर्मेटरी स्कूल भी के बारे में हम जानेंगे कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से आए हुए अपराधी बालकों के लिए हिसार कहाँ है? हरियाणा में ये स्कूल स्थापित किया गया। यहाँ 15 वर्ष से कम आयु के बालक 3 से 5 वर्ष तक के लिए रखे जाते हैं, जिन्हें मिडिल स्तर की शिक्षा के अतिरिक्त कुछ काम धंधे सिखाए जाते हैं ना, जैसे सिलाई, बढ़ई का काम, लोहार का काम, है ना। तो और स्काउटिंग के साथ साथ स्वस्थ नागरिकता की शिक्षा भी दी जाती है। बालक का आचरण अगर अच्छा हो जाता है, और अमूमन ये देखने में आया, अधिकतर ये देखने में आया कि बच्चों का आचरण अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो इस ओर उत्तरोत्तर प्रयास करते हैं। क्योंकि बालक अलग अलग कारण से, जिसमें मानसिक उद्वेग, मानसिक जो उनकी भावना है उसकी वजह से ये लोग भटक जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग प्रयास करते हैं, उनको एक सकारात्मक माहौल मिलता है तो उनके सुधर जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, और उन्हें अच्छे कामों के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है। उसके बाद आता है जबलपुर रिफॉर्मेटरी स्कूल। ये मध्य प्रदेश के बाल अपराधियों के लिए सुधार स्कूल स्थापित किया गया है। बालकों को सामान्य शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण दोनों ही प्रदान करने की यहाँ व्यवस्था है। अपराधी बालकों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ विद्यालय जैसी संपूर्ण स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है। इसके बाद आते हैं हम हजारीबाग रिफॉर्मेटरी स्कूल। ये स्कूल जो सुधार स्कूल है, ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा असम के बाल अपराधियों को सुधारने के लिए है। किन अपराधियों को सुधारने के लिए है? जो उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार के बाल अपराधियों को। और स्कूल में प्राथमिक शिक्षा तथा काम धंधों के प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाता है। स्कूल से बाहर के विद्यार्थी भी यहाँ आकर शिक्षा व प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अच्छे आचरण वाले, योग्य और मेधावी बालकों को शिक्षण प्रशिक्षण हेतु और अन्य शिक्षण संस्थाओं में भी फिर उसके बाद भेजा जाता है। तो बच्चों ये बात देखिए स्पष्ट हो गई कि अगर बच्चा अपराध कर चुका है तो क्या उसे जेल भेजा जाएगा? साधारण अपराधी की बात ही नहीं, उनको अधिकतर सुधार गृह में भेजा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि बालक का मस्तिष्क बहुत कोमल है, उसका हृदय कोमल है, और अगर उसे सुधार की ओर बढ़ाया जाएगा तो उसके समाज का सकारात्मक सदस्य बनने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। और इस वास्तविकता से परिचित होने के बाद समस्त विश्व में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में, समस्त विश्व में इस तरह के स्कूल स्थापित किए जाते हैं, जहाँ बच्चों को प्रशिक्षण देकर
आत्मनिर्भर बनाने की चेष्टा की जाती है और उनको जब बच्चे आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उनके पास कोई ना कोई स्वरोजगार होगा, तो स्वभावतः क्योंकि अपराध में जुड़ने का एक बहुत प्रमुख कारण आर्थिक कारण होता है, तो ये संभावना हो जाती है कि आने वाले भविष्य में जब वो युवा होंगे और उसके बाद वो प्रौढ़ होंगे तो वो आर्थिक कारणों से अपराध की ओर नहीं बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं प्रोबेशन। ये हम साधारण अपराधियों पर भी लागू होता है, लेकिन यहाँ परिवीक्षण या प्रोबेशन किस दृष्टिकोण से हम इसको जानने का दृष्टिकोण हम रखेंगे, वो हम जानते हैं कि बाल अपराधियों को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि प्रोबेशन मानी जाती है। ये क्या है, इसके विषय में क्रेबन, ये एक सामाजिक वैज्ञानिक है, इन्होंने लिखा परिवीक्षण अपराध के विरुद्ध रक्षा की प्रथम पंक्ति है। प्रोबेशन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट क्राइम। ठीक है, अब परिवीक्षण के अंतर्गत अपराधी बालकों को एक परिवीक्षण अधिकारी प्रोबेशन ऑफिसर के संरक्षण में रखा जाता है। इसके अनुसार न्यायालय द्वारा 18 वर्ष से जो कम उम्र के किशोर अपराधी हैं उनको दंडित नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें एक परिवीक्षण अधिकारी के पास भेजा जाता है और वह अधिकारी अपने संरक्षण में उसे उसके माता के पिता के पास भी रखता है और उनके सुधारने का पूरा प्रयास करता है। समय समय पर न्यायालय उसकी चरित्र संबंधी रिपोर्ट भेजता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे कि फर्स्ट जो ऑफेंडर्स प्रोविशन एक्ट जब पारित हुआ तो उत्तर प्रदेश राज्य में ये 1938 में पास हुआ था। इसके अंतर्गत 7 से 16 वर्ष तक की आयु के पहली बार अपराध करने वाले बालक या किशोरों को परिवीक्षण अधिकारी की निगरानी में छोड़ दिया जाता है। ये अपराधी सिर्फ लड़के ही होते हैं, यहाँ पर विशेष बात ध्यान देने योग्य है। और पहली बार अपराध करने वाले अवयस्क व्यक्ति जो बालक हैं, किशोर हैं, उनके साथ नर्म रुख अपनाया जाता है, उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाता है। और इसके उद्देश्य क्या है, ऐसे अपराधियों को चेतावनी देना तथा दंड का भय दिखाकर प्रदर्शन कर अपराध की ओर से हटाना है। बाल अपराधी को अपराध से युक्त परिवेश से अलग हटाना, दंड या भय के माध्यम से अपराध से दूर रखना है और अभावग्रस्त परिस्थितियों से अलग करके बालक की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। हम निरंतर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जब अभावग्रस्त स्थितियां होती हैं, जब बच्चा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, तो वो अपराध की ओर अग्रसर होने की उसकी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आर्थिक कारणों से विवश करते हैं। तो ये सुधार गृह और ये प्रोबेशन जो पीरियड है, इन सभी में एक ये संभावना उत्पन्न करने की चेष्टा की जाती है कि बालक आत्मनिर्भर बन सके। उन्हें प्रशिक्षण दिए जाते हैं इस प्रकार से कि वो अर्थ अर्जन कर सके, और अगर उनकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पूरी होंगी तो सहजता से ये वो अपराध की ओर अग्रसर नहीं होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं बॉस्टर स्कूल की। ये क्या है, सबसे पहले सर रगलस ब्राइस, क्या नाम है, रगलस ब्राइस ने 1902 में इंग्लैंड के बोल नामक स्थान पर एक गैर सरकारी जेल खाना खोला। कब खोला था, 1902 में। इसका उद्देश्य क्या था, किशोर अपराधियों को सुधारना। उसी स्थान के नाम पर जगह का नाम क्या था, बोल, तो बॉस्टर स्कूल कहलाने लगे। इन स्कूलों में 16 से 21 वर्ष तक की आयु को अपराधियों को रखा जाता था तथा अपराधी बालक के व्यक्तित्व को इस तरह से निर्मित किया जाता था ताकि वे स्वयं ही अपराधी प्रवृत्ति को त्याग दें। सुधार गृह की भांति ये मान्यता प्राप्त विद्यालय होते हैं, किंतु ये एक प्रकार से बंदी गृह भी है। सामान्य रूप से जेल विभाग के अंतर्गत ही आते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये अधिकतर सामान्य रूप से जेल विभाग के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ सामान्य शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा तथा औद्योगिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार के स्कूल तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र तथा मैसूर आदि राज्यों में स्थापित किए गए, जो किशोर अपराधियों को सुधारने के लिए बने हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि बॉस्टर स्कूल के बाद जिस बात पे हमें ध्यान देना है वो ये कि निरंतर प्रयास इस तथ्य को लेकर किए जा रहे हैं
कि बालक का जो बाल अपराधी है उसके साथ वो व्यवहार ना किया जाए जो एक साधारण अपराधी के साथ किया जाता है। और उसके पीछे स्पष्ट कारण क्या है कि एक साधारण अपराधी के पास एक मंतव्य होता है, एक उद्देश्य होता है अपराध को करने का, परंतु जो बाल अपराधी है वो अधिकतर अपनी परिस्थितियों से अभिभूत होकर, अपनी परिस्थितियों में से जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उसके कारण वो अपराध की ओर बढ़ता है। और अगर वो देखिए, समाज में कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं है कि आर्थिक निर्धनता को यकायक दूर कर दिया जाए या परिवार जो विघटित हैं उनको यकायक समाप्त कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे इस अपराध की ओर बढ़ चुके हैं उनको इन अपराध से रोकने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जिससे उनके सुधरने की संभावना हो। तो इस दृष्टिकोण से हम क्या देखते हैं, एक तो सर्टिफाइड स्कूल, फिर बॉयज स्कूल और फिर उसके बाद सुधार गृह, जो कि हमने देखा कि हजारीबाग में है, लखनऊ में है, जबलपुर में है। तो यहाँ इन बच्चों को न केवल एक सकारात्मक वातावरण दिया जाता है, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दिया जाता है, अपितु साथ ही साथ उनको वो प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके और आर्थिक कारणों के वशीभूत होकर वो अपराध की ओर आगे संलग्न ना हो। तो आज हमने जाना कि अपराध, बाल अपराध और साधारण अपराध में क्या अंतर है। अब आगे की कक्षा में हम बाल अपराध के बारे में कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। आशा करती हूँ कि कल रविवार है, आपके पास छुट्टी का दिन है, तो आप कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरे लिए वैसे बहुत निराशाजनक स्थिति है कि आप बहुत कम बच्चे वीडियो को देखते हैं, और यहाँ तक कि मैं व्हाट्सएप नोट्स जब PDF शेयर करती हूँ आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं ये देखती हूँ कि उसे भी बहुत कम बच्चे देखते हैं। अब शायद मैंने हमेशा से कहा कि आपकी जो परंपरा रही है कि ठीक एग्ज़ाम से पहले पढ़ना, तो उसी परंपरा का आज भी आप निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन इसी आशा के साथ हर रोज़ मैं वीडियो बनाती हूँ कि शायद अब आप में ये एक पॉजिटिविटी आए, आपके अंदर ये भीतर ये सकारात्मकता आए कि चलो हम पूरे अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिन में कम से कम 1 घंटा तो निकाल सकें और अपनी पढ़ाई करें। और पर मुझे पता है, मेरा विश्वास कभी झूठा सिद्ध नहीं होगा, आने वाले समय में आप अवश्य जागृत होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और जब आप पढ़ेंगे और उत्तरोत्तर आप जब जीवन में प्रगति करेंगे तो आपके माता पिता के पश्चात हम हैं, जो आपके गुरु हैं, आपके टीचर हैं, उन्हें बेहद ही प्रसन्नता होगी, सुखानुभूति होगी, और आपके आने वाले भविष्य के लिए हम हमेशा शुभकामनाएं देते हैं। ढेर सारा आशीर्वाद।